नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग, बताइएगा ज़रूर। सभी लोग, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग अच्छे होंगे और आप मेरी लाइव क्लास को डेली देख पा रहे होंगे। मैंने आपके साथ सबसे पहले पहला पार्ट नंबर सिस्टम का कंप्लीट किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। दूसरा पार्ट कंप्लीट कर चुका हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 2। आज हम चर्चा करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 3। मैंने मोस्टली सभी संख्याओं का अध्ययन आपको करा दिया है। अब हम कुछ बची हुई चुनिंदा संख्याओं पर चलते हैं और इस चैप्टर से संबंधित कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं, उनकी चर्चा करूंगा आज। और जो बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लिंक को शेयर कर दें लोगों के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। और मेरी मुहिम है कि मैं आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट मैथ पढ़ाऊंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा, एक एक शब्द पर डिस्कशन करूंगा और बड़ी खूबसूरती के साथ, इत्मीनान के साथ आपका पूरा गणित पढ़ाया जाएगा। तो सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। और मैं न ज़्यादा बातें करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं और सीखते हैं कुछ बची हुई संख्याओं को। प्लीज़ मैं रिपीट करता हूं एक बार फिर से, जिन बच्चों ने, जिन भाइयों ने, जिन छात्र एवं छात्राओं ने हमारा नंबर सिस्टम में नंबर टॉपिक का क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 1, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 2 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक करें। पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लें, उसके बाद पार्ट 3 देखें। और जो बच्चे लाइव हैं वो डायरेक्ट आज सीखें संख्याओं के बारे में, बहुत बेहतरीन अंदाज से पढ़ाऊंगा। आइए चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पार्ट 3 में आपका स्वागत है। डाल लीजिएगा सभी बच्चे, हेडिंग लगाइएगा। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, और इसमें आपका आज है पार्ट नंबर 3 और इस अध्याय का ये आखिरी पार्ट होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को लेने की और ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। हम लोगों ने एक ग्राफ पढ़ लिया था, पूरा का पूरा ग्राफ पढ़ा था। उसमें मैंने आपको सभी संख्याओं के बारे में बता दिया था। आप इससे पिछली वाली वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। यहां ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। मैंने आपके सारे नंबर, सम संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर, सारे के सारे नंबर कंप्लीट कर लिए थे। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट चुनिंदा संख्याओं की चर्चा करनी बाकी है। आइए चलते हैं, पहली संख्या को उठाते हैं। पहली संख्या है मेरी, उस संख्या का नाम है जुड़वा अभाज्य संख्या। कौन सी प्यारे बच्चों? जुड़वा अभाज्य संख्या। इस संख्या के बारे में जानते हैं, क्या होती है ये संख्या? ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्या होती है? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या होती है इसकी परिभाषा? काफी मोस्टली बच्चों को पता होगा, मैं आज क्लियर कर देता हूं, आपका बिल्कुल भी कभी भी डाउट नहीं रहेगा आज के बाद। जुड़वा संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, जिनका बीच का अंतर 2 होता है। मतलब यानी दो ऐसी अभाज्य संख्याएं हों जिनका बीच का डिफरेंस 2 हो, ऐसी सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं, दैट मीन्स ट्विन प्राइम नंबर कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूं, क्या बेटा जी आपका 2 और 3 क्या एक जुड़वा अभाज्य संख्या है? तो मैंने परिभाषा के अकॉर्डिंग देखा, दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर कितना होना चाहिए? 2, लेकिन इनके बीच का अंतर कितना? 1। तो ये कभी भी जुड़वा अभाज्य नहीं होगी।
प्रश्न ऐसे ही पूछे जा रहे हैं आजकल, निम्नलिखित में से कौन सी जुड़वा अभाज्य नहीं होगी? तो 3 ऑप्शन में जुड़वा अभाज्य संख्याएं होंगी, एक ऑप्शन में जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब होगी कौन सी, उनको समझते हैं मेरे दोस्त। देखिएगा 3 और 5 को ले लो, ये आपकी जुड़वा अभाज्य संख्याएं होती हैं, क्योंकि बेटा जी 3 और 5 के बीच में गैप कितने का है? 2 का। मेरे प्यारे दोस्तों 5 और 7 ले लो, जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं। मेरे प्यारे दोस्तों क्या 7 और 9 है? 9 ही जब प्राइम नंबर नहीं है तो जुड़वा अभाज्य नहीं होंगी। क्या बेटा जी 11 और 13 हैं? हाँ जी हैं। और भी आगे बढ़ जाओ, क्या 17 और 19 हैं? बिल्कुल है सर। क्या 29 और 31 हैं? सर बिल्कुल है। ऐसे आप कोई भी संख्याएं ले सकते हो जो संख्याएं दोनों की दोनों अभाज्य हों और उनके बीच का अंतर 2 हो, ऐसी सभी संख्याएं मेरे दोस्तों जुड़वा अभाज्य दैट मीन्स ट्विन प्राइम नंबर होती हैं। उम्मीद करता हूं आपको परिभाषा समझ आ गई होगी। अगर मैं सवाल में लिख दूं क्या 71 और 72 जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, या मैं कह दूं 71 और मैं ले लूं मान लीजिए 70 और 72 जुड़वा अभाज्य संख्याएं? बिल्कुल नहीं है सर। कंडीशन पहली यही है कि दोनों की दोनों संख्याएं अभाज्य हों और अभाज्य के साथ साथ उनके बीच का अंतर कितना हो मेरे दोस्तों? 2 हो। आइए चलते हैं दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या की ओर। दूसरी मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या है मेरे दोस्तों, उसका नाम है क्या? आपने बहुत सुना होगा को प्राइम नंबर। सुना है कि नहीं सुना है? बिल्कुल सुना है। को प्राइम नंबर, इसको भी मैं थोड़ा सा इन डिटेल बताने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा समझना। मोस्टली ज्यादातर बच्चे पढ़ लेते हैं सहअभाज्य संख्या, और मैं थोड़ा सहअभाज्य संख्या को इन डिटेल में पढ़ाता हूं। सहअभाज्य संख्या का मतलब होता है, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं, यानी 2 अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं इसके। कैसे? पहले इसी नंबर को रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? रिलेटिवली प्राइम। इसको हम कह सकते हैं सहअभाज्य संख्या। क्या कह सकते हैं? सहअभाज्य संख्या। सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और दूसरा पॉइंट हम ले सकते हैं को प्राइम नंबर। ऐसा आपने देखा होगा, दोनों बातें सही हैं। को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर मतलब इसकी हिंदी हो सकती है असहभाज्य संख्या। क्या हो सकती है? असहभाज्य संख्या। थोड़ा सा ध्यान से समझना मेरे दोस्तों, इनमें मैं मेजर डिफरेंस बताता हूं क्या क्या होता है। देखिएगा, रिलेटिवली प्राइम क्या होते हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उनको बहुत गंभीरता से और ध्यान से समझना। ऐसी संख्याएं जिनका HCF दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। क्या बोला मैंने? ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF मासा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो, वो सभी संख्याएं सहभाज्य संख्याएं रिलेटिवली प्राइम होती हैं। कैसे? ध्यान से समझना। जैसे मैंने कह दिया 1 और 2, 1,2, क्या यह संख्याएं दोनों रिलेटिवली प्राइम है? जी हां। आप देखो, ये इनका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1 ही होगा, क्योंकि 1 से कटेगा ये। बेटा जी ऐसा कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इसमें जो दोनों संख्याओं को काट दे, सिर्फ 1 और 1 है, इसलिए इसमें कॉमन 1 है, इसलिए HCF 1 होगा। तो बेटा जी इसमें HCF 1 होने के कारण यह संख्या सहभाज्य संख्या है। मेरे दोस्तों अब आप कोई भी नंबर ले लो, मान लीजिए मैंने ले लिया 4 और 9। क्या 4 और 9 संख्या सहभाज्य है? बिल्कुल सर, इसमें कोई नंबर ऐसा कॉमन नहीं है 1 के अलावा जो इस संख्याओं को पूर्ण रूप से डिविजिबल कर दे। इसका मतलब 4,9 इज कैसा है? रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अब एक बच्चे ने कहा सर मैं कह दूं 14 और मैं कह दूं 15, सर क्या ये रिलेटिवली प्राइम है? जी हां बेटा जी, ध्यान से समझना है एक बात को कि 14 और 15
ये दो क्रमागत संख्याएं हैं, तो बेटा जी इनका HCF कितना होगा 1। तो एक पॉइंट लिख लो, फटाफट कॉपी में लिखो बेटा जी, जरूर लिखें सभी दोस्त हमारे। ये पॉइंट पहला है, क्या पॉइंट पहला नंबर नोट में लिख लो मेरे दोस्त। हमेशा दो क्रमागत संख्याओं का, हमेशा दो क्रमागत संख्याओं का HCF 1 होता है। टू दो नंबर कोई भी लगातार हो तो आप समझ लेना मेरे दोस्त कि उनका HCF हमेशा कितना होगा 1 होगा। यानी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज HCF इज इक्वल टू 1। तो आप समझ लो इनका HCF कितना होता है 1 होता है दो क्रमागत संख्याओं का। जैसे अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त 101 का HCF कितना होगा 1। अगर 1 HCF है तो ये संख्या होगी रिलेटिवली प्राइम। मैंने कह दिया बेटा जी 405 406, मेरे दोस्तों ये भी दो क्रमागत संख्याएं हैं, इनका भी HCF 1 होगा। तो इसलिए ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, रिलेटिवली प्राइम हो जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको सहभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेरे दोस्त मैं आपको ले चलते हैं को प्राइम नंबर की ओर। को प्राइम नंबर की कहानी क्या है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। इसमें सहभाज्य संख्या में कोई भी संख्या ले लो आप, जिनका HCF 1 हो, वो सारी की सारी संख्याएं सहभाज्य होंगी, रिलेटिवली प्राइम होंगी। अब को प्राइम नंबर क्या होता है, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। क्या होता है, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। ध्यान से समझना, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। मेरे दोस्तों प्राइम नंबर, पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर मतलब कोई भी दो अभाज्य संख्याओं का पेयर ले लो, वो हमेशा को प्राइम नंबर होगा और उनका HCF भी हमेशा क्या होगा 1। HCF तो दोनों केसों में 1 होना है, लेकिन पहले केस में क्या है कि कोई भी संख्या लो उनका HCF 1, तो सहभाज्य संख्या है। और मेरे दोस्त अब क्या है, दो कोई भी अभाज्य संख्या लो, को प्राइम का मतलब होता है पेयर ऑफ टू प्राइम नंबर। कोई भी दो अभाज्य संख्याएं ले लो, उनका HCF 1 होने के कारण ये संख्या हमेशा को प्राइम होती है। जैसे मैंने ले लिया 2,3, ये आपका को प्राइम नंबर है। मैंने ले लिया बेटा जी 17,19 को प्राइम नंबर है। मैंने ले लिया बेटा जी 5,19 को प्राइम नंबर है। कहने का मतलब कोई भी अभाज्य संख्या ले लो दो, और बेटा जी उनका HCF हमेशा 1 होता है, इसलिए नंबर को प्राइम नंबर कहलाते हैं। सबसे बड़ी बात को सुनिएगा बेटा जी, ध्यान रखना, हर एक वो संख्या सहभाज्य को प्राइम नंबर होगा जो जिनका HCF 1 होगा। अब ध्यान से समझना क्या कि जितनी भी अभाज्य संख्या हैं, कोई भी दो अभाज्य संख्या लो, उनका HCF हमेशा 1 होता है। दो लगातार क्रमागत संख्याएं कोई भी ले लो, उनका भी मेरे दोस्तों HCF 1 होता है। तो आपने दो पॉइंट बना लिए, क्या कि कभी भी दो अभाज्य संख्याएं होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, को प्राइम नंबर, और दो कभी भी लगातार संख्याएं होंगी तो वो क्या कहलाएंगी, आपकी को प्राइम नंबर। ये पॉइंट मेंशन कर लो अपने नोट्स में। एक सबसे बड़ा प्रश्न क्या उठता है, क्या सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप बेझिझक कहिएगा जी हाँ, क्योंकि जुड़वा अभाज्य का भी HCF हमेशा कितना होगा 1, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं का HCF कितना होगा 1। तो आप याद रखो, सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, लेकिन सभी सहभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य नहीं होती हैं। हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। दूसरा पॉइंट, कोई भी दो लगातार संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होंगी और कभी भी दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होंगी। ये 3 पॉइंट अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा। अब चलते हैं एक दूसरी संख्या की ओर। बहुत बेहतरीन संख्या है अगली, उसको समझते हैं मेरे दोस्त। वो संख्या है, इसका लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे दोस्तों।
मेरे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस लिंक को, आप इस वीडियो को शेयर कर दो, जिससे कि हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग समझ सकें और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको पढ़ाया जा रहा है। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता जा रहा हूं। अब आपका आज का तीसरा नंबर है, इंपोर्टेंट नंबर तीसरा, वो है, उसको ध्यान से समझना। उस नंबर का नाम है संपूर्ण संख्या। मेरे दोस्त, क्या नाम है? संपूर्ण संख्या। अब इसको क्या कहते हैं? कंप्लीट नंबर। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कंप्लीट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्लीट नंबर। कुछ बुक्स, कुछ पब्लिकेशंस इस नंबर को परफेक्ट नंबर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? परफेक्ट नंबर कह देते हैं। अब इसको समझते हैं, क्या होता है परफेक्ट नंबर? बहुत ही प्यार से समझाता हूं मैं आपको। परफेक्ट नंबर दो परिभाषाओं में बताऊंगा। पहली परिभाषा को ध्यान से समझो। परफेक्ट नंबर क्या होता है? पहला सवाल यह बनता है कि 1 से 100 के बीच में कुल कितनी संपूर्ण संख्याएं होती हैं? बहुत बेहतरीन सवाल है ये। दूसरा प्रश्न ये बनता है, 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी संपूर्ण संख्याएं होती हैं? और तीसरा सवाल है कि इसकी एक्चुअल में परिभाषा क्या है, हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संख्या संपूर्ण है, कंप्लीट नंबर है, और कौन सी संख्या संपूर्ण नहीं है। आइए समझते हैं बात को। ऐसी संख्या कैसी? पहले प्रश्न का जवाब सुन लीजिएगा कि 1 से 100 के बीच में संपूर्ण संख्या की संख्या होती है मेरे दोस्तों 2। कितनी होती है? 2। दूसरा प्रश्न है मेरे दोस्त, 1 से 100 के बीच में कौन कौन सी 2 संपूर्ण संख्याएं हैं? उसका आंसर है 6,28, 6,28। और तीसरा सवाल आपका था कि हकीकत में इसकी एक्चुअल में परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है। इसको समझते हैं मेरे दोस्त, क्या है इसकी परिभाषा, बहुत ही विनम्रता से। ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग, ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या मान से दोगुना हो जाए। मैं रिपीट करता हूं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंडों का योग संख्या मान से दोगुना हो जाए, ऐसी संख्या को संपूर्ण संख्या, दैट मीन्स कंप्लीट नंबर कहते हैं। ये परिभाषा एनसीईआरटी की बुक में लिखी हुई है। आप चाहो तो दूसरी परिभाषा भी समझ सकते हो। ऐसी संख्या जिनके गुणनखंडों का योग संख्या मान के बराबर हो और उस संख्या को गुणनखंडों में ना जोड़ा जाए, तो ऐसी संख्या को भी संपूर्ण संख्या कहते हैं। पहली वाली परिभाषा बहुत खूबसूरत है, आइए चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6, कितना बेटा जी? 6 एक संपूर्ण संख्या है, क्योंकि 6 किससे कटेगा? 1 से। और किससे कटेगा? इसका गुणनखंड कौन है? 2 और है मेरे दोस्त, 3 भी है। क्या बेटा जी? 3 हो गया, इसका 6 भी तो है। मैंने कहा था किसी संख्या के गुणनखंडों का योग, तो बेटा जी इनका योग कर लो। 1 + 2 + 3 + 6 कितना होता है? 12। तो आपको पता चल गया संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या मान से कैसा हो गया? दोगुना हो गया। तो ये संख्या कैसी है? संपूर्ण संख्या है मेरे दोस्त। इसी प्रकार मैं दूसरा पॉइंट लेता हूं, 28 भी आपका कंप्लीट नंबर है। कैसे? ध्यान से समझना। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, और कितने से कटेगा मेरे दोस्त? ये 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, फिर कितने से कटेगा? 14 से कट जाएगा, फिर आपका 28 से कट जाएगा। बहुत विनम्रता से समझना, बहुत सारी चीज़ों को बताऊंगा इस पॉइंट में, बहुत बढ़िया पॉइंट है। अब ध्यान से समझना कैसे। इनका टोटल करो बेटा जी, ये तो 7 हो गया, ये 7, ये 14, ये 28, टोटल कितना? 56। तो मेरे दोस्तों इसका टोटल कितना हुआ? 56। तो आप जानते हो
किसी भी संख्या के गुणनखंडों का योग संख्या मान से दुगुना हो है तो दुगुना, तो इसका मतलब ये भी संख्या कैसी है आपकी संपूर्ण संख्या, दैट मीन्स कंप्लीट नंबर है। एक बच्चा सोच रहा होगा ऐसा तो हर एक में हो सकता है। नहीं दोस्त मेरे, आप 10 को ले लो, 10 से 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, इनको जोड़ो 15 और 3 18। क्या इस संख्या मान से एग्जैक्ट दोगुना है? नहीं है ना, तो इसीलिए तो 10 कंप्लीट नंबर नहीं है ना। इसका मतलब संपूर्ण संख्याएं 1 से 100 के बीच में 2 ही होती हैं, 6 and 28। इट इज क्लियर? अगर आपको समझ आ रहा है तो जरूर हाँ लिखो, यस लिखो, प्लीज लिखिएगा जरूर। आइए चलते हैं कुछ और चुनिंदा बातों की ओर। इसी संपूर्ण संख्या में क्या बातें हैं उनको समझ लीजिएगा। देखो, मैंने दूसरी परिभाषा ये बताई थी, अगर मैं इस नंबर को सम्मिलित ना करूं, ध्यान से समझना, इस नंबर को सम्मिलित ना करूं और इस नंबर को सम्मिलित ना करूं तो इनका योग संख्या मान के बराबर हो जाएगा। ये भी तो परिभाषा आप बना सकते हो। और बता दूं, और भी बता दूं, अगर आप चाहते हो कोई भी संपूर्ण संख्या जिसके गुणनखंड हैं उनके व्युत्क्रम को, उसके इनवर्स को जोड़ दिया जाए तो मान हमेशा कितना आएगा? 2 आएगा। जैसे 1/2, 1/1, कैसे बेटा जी? 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12, इनको आप सॉल्व कर लो, जोड़ लो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। एलसीएम हो जाएगा 12, ऊपर आ जाएगा 24, 2 आ जाएगा आंसर। तो ध्यान रखना, कोई भी संपूर्ण संख्या होगी उनके व्युत्क्रमों का योग हमेशा और हमेशा कितना होता है? 2 होता है। इट इज क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपके समझ आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। वो कॉन्सेप्ट है मेरा, एक और संख्या बची है, बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब संख्या, जो ज़्यादातर आपको पता नहीं होगी लोगों को, मैं आपको बयां करते हैं। ध्यान से समझना, इसको लिख लिया होगा मोस्टली बच्चों ने, सब समझ गए। बेटा जी शेयर करते रहो मेरे दोस्त, इस वीडियो को फैलाते रहो, बहुत बेहतरीन पढ़ाया जा रहा है। आप इस वीडियो को फैलाओ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैला दो इस वीडियो को, शेयर ज़रूर करते रहो। देखिएगा, चौथा पॉइंट को समझते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है बेटा जी? चौथा पॉइंट कहता है एक संख्या बची है मेरी, रामानुजन संख्या। रामानुजन संख्या एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इसी की खोज की और उन्हीं के नाम से इस संख्या का नाम पड़ गया रामानुजन संख्या। बेटा जी प्रश्न है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई प्रश्न बन सकता है। मान लीजिए यही पूछ ले, निम्नलिखित में से रामानुजन संख्या होगी, कभी नहीं पढ़ी तो बेटा नहीं बता सकते हो। जब ये टॉपिक में है, संख्या में है, तो जिक्र करना तो बनता है। आइए समझते हैं इसकी एक्चुअल परिभाषा को। बेटा जी मैं आपको बता देता हूं, रामानुजन संख्या जो है उसका नाम है 1729, 1729। ये आपकी एक रामानुजन संख्या होती है। क्यों? रीजन को समझोगे, सुनिएगा बहुत ध्यान से परिभाषा को। ऐसी संख्या, बहुत ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जिसको 2 घनों के योग से, ध्यान से समझना, ऐसी संख्या जिसको 2 संख्याओं के घनों के योग से 2 अलग अलग तरीकों से लिखा जा सके, ऐसी संख्याओं को रामानुजन संख्या कहते हैं। तो इसलिए ये एक ही संख्या है जिसका नाम है रामानुजन संख्या और उसका नाम है 1729। और कोई भी संख्या अभी तक ज्ञात नहीं है कि इसके अलावा इस गुण को कोई और भी संख्या रखती है कि नहीं। समझते हैं मेरे दोस्त? क्या कहा परिभाषा में? बातों को समझना गहराई से। मैंने ये कहा इस संख्या को घनों की फॉर्म में लिखा जा सके, 2 संख्याओं के घनों के योग से बन जाए। तो मैंने कहा मेरे दोस्त 10 का क्यूब प्लस मैं लिख दूं 7 का क्यूब। बहुत ध्यान से समझना, तो 10 का क्यूब कितना होता है? 1007 का क्यूब 729, तो इनडायरेक्टली क्या बन गया? 1729। हाँ कि ना? मैंने कहा था 2 संख्याओं के घनों का योग 2 विभिन्न तरीकों से लिखा जा सके, और एक और 2 संख्याएं हैं, उनको भी हम लिख सकते हैं। कैसे?
12 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। बहुत ध्यान से समझना, 12 का क्यूब कितना होता है बेटा जी 1728 प्लस 1 कितना होता है 729 होता है मेरे दोस्त। तो आपने देखा दो अलग अलग तरीकों से, दो अलग अलग संख्याओं के घनों के जोड़ने से ये संख्या प्राप्त हो रही है। इसीलिए तो इस संख्याओं को हम रामानुजन संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ और बातों की ओर जो इस अध्याय की सबसे खूबसूरत और बेहतरीन बातें हैं। आइए चलते हैं। बेटा जी अभी क्लास खत्म नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बताना है। रामानुजन संख्या को लिख लो बेटा जी, आपने लिख लिया होगा 1729 आपकी रामानुजन संख्या होती है। अब चलते हैं बेटा और कुछ बातों की ओर। क्या बातें हैं? बहुत बातें करनी है, ध्यान से सुने। पहला पॉइंट में मुझे सीखना है। अब प्रश्न उठाते एक एक प्रश्न, और ऐसे प्रश्न उठाऊंगा जिससे आप सीखोगे बहुत ज्यादा चीजों को। इस अध्याय से रिलेटेड बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्नों का जिक्र कर रहा हूं मैं। क्या मेरे दोस्त ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न क्या, बताएं सभी लोग कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में आप जरूर बताएं। जो मैं प्रश्न लिख रहा हूं आप तुरंत का तुरंत आंसर दें प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट। क्या 01 सम संख्या है? जल्दी से बोलो, क्या 01 सम संख्या है? दूसरा प्रश्न इसी में इंक्लूड कर लो, काफी बच्चों ने पूछा था मुझे, क्या -2 एक सम संख्या है? जल्दी से बताओ, फटाफट देखिए कौन बच्चा है जो सबसे पहले आंसर देता है। जल्दी से बताएं सभी स्टूडेंट। दूसरा सवाल उठाता हूं मैं, दूसरा सवाल और भी बेहतरीन उठाता हूं। क्या बेटा जी क्या एक सम संख्या है? जल्दी से बोलो। क्या एक परिमेय संख्या है? फटाफट बोलो, परिमेय संख्या है? क्या एक अभाज्य संख्या है? फटाफट बोलो। क्या एक भाज्य संख्या है? जल्दी बोलो, भाज्य संख्या है। तीसरा प्रश्न, यह प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण और लाजवाब सवाल है, समझना मेरे दोस्त। कैसे मेरे दोस्तों? तीसरा सवाल यह है 1, 0, 1/0, 0/0। क्या ये सभी परिमेय संख्या हैं? परिमेय संख्या है? जल्दी बोलो। 3 सवाल हो गए, जल्दी से बोलो। चौथा सवाल, इसको भी जरूर लिखूंगा मैं, -√7 क्या वास्तविक संख्या है? जिन बच्चों ने पहला पार्ट दूसरा पार्ट देखा होगा, आसान है, वास्तविक संख्या है। बहुत ध्यान से बेटा जी, जिन्होंने अभी तक हमारे इस टॉपिक के पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं उनको देखो, क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आइए बेटा पहले एक एक पॉइंट पर जिक्र करता हूं बड़े प्यार से, देखो ध्यान से। क्या 01 सम संख्या है? तो मैं अभी आपको बेझिझक बोल रहा हूं, जी हां 01 सम संख्या होती है। यस का चिन्ह लगा लो। जिन बच्चों ने सही दिया है जवाब, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में नाम तो नहीं पढ़ रहा हूं मैं, लेकिन जिन बच्चों ने सही जवाब दिया है बहुत बहुत धन्यवाद। और -2 एक सम संख्या है, -2 एक सम संख्या है, बिल्कुल -2 एक सम संख्या है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं बहुत प्यार से, ध्यान से समझना। आ जाइएगा कॉन्सेप्ट पहला, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, फटाफट देखना। बहुत सारी चीजों को सिखाऊंगा, छोटी छोटी चीजों को क्लियर करूंगा। क्या कॉन्सेप्ट है इसका? बहुत ध्यान से समझना। आपको पता होना चाहिए, कभी भी सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ोगे तो आप जानते हो हमेशा आपको सम संख्या प्राप्त होगी। यू नो बेटा जी, सम संख्या प्लस प्यारे बच्चों विषम संख्या को जोड़ दो, हमेशा आपको ऐसे जोड़ लो, 2 और 5 कितने होते हैं? 7। तो आपको हमेशा विषम संख्या, दैट मीन्स ऑड नंबर प्राप्त होगा। तीसरा पॉइंट, आप कभी विषम संख्या को
विषम संख्या में जोड़ दो, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या प्राप्त होगा? आपको 3 और 5 8 सम संख्या प्राप्त होगी। एक बात और इसी में कितने प्यार से समझाऊं, ध्यान से समझना। यहां पर चिन्ह प्रयोग हो रहा है प्लस का, अगर यही चिन्ह माइनस का भी यूज हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? ध्यान से समझना मेरे प्रिय दोस्तों। कैसे? अगर मैं कह दूं सम प्लस माइनस सम इज इक्वल टू सम संख्या, सम प्लस माइनस विषम विषम संख्या, और बेटा विषम प्लस माइनस विषम क्या हो जाएगी? आपकी सम संख्या। इन चीजों को आप घर पे थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेना, बहुत छोटी बातें हैं ये। आप कोई भी नंबर ले सकते हो यहां पर और उनको चेकआउट कर लेना, इस बॉक्स को आप समझ लेना। उम्मीद करता हूं ये चीजें आपके समझ आ गई होंगी। इट इज क्लियर। अब ध्यान से सुनो, थोड़ा सा और पढ़ाता हूं आप लोगों को, ध्यान से समझते जाएं। आप सम संख्या कोई भी ले लो, ध्यान से समझना। 4 और 2 ले लो, क्या आ जाएगा? 6, सम आ गया। आप बेटा जी 4 और 5 ले लो, 9 ले लो, विषम आ जाएगा। आप 3 और 5 ले लो, 8 आ जाएगा, सम आ जाएगा। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट सारे आपके क्लियर हो गए हैं मेरे दोस्तों। अब इसका इससे क्या लिंक है, इसको मैं थोड़ा सा लिंक करता हूं और प्रूव करता हूं क्या 0 एक सम संख्या है। इस चीज को प्रूव करता हूं, कोई नहीं बताएगा आपको, मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही ध्यान से समझना मेरे दोस्त। क्या? जब मैंने सम संख्या को एक 0 संख्या मान लिया और यहां पर एक सम संख्या को 2 मान लिया ना मेरे दोस्त, तो टोटल कितना हो गया? 2। इसका मतलब 2 मुझे सम संख्या प्राप्त हो गई। इसका मतलब यहां पर 0 एक सम संख्या की तरह काम कर रही है ना। अब मेरे दोस्तों ध्यान से समझना, यहां पर मैंने 0 को सम संख्या मान लिया है और विषम मैंने संख्या कोई भी ले लो 3, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये 3 भी तो विषम संख्या ही होती है। इसका मतलब सम संख्या की जगह हम 0 को यूज कर सकते हैं इजीली। लेकिन ध्यान रहे, जब विषम संख्या को, बहुत प्यार से समझना, जब मैं विषम संख्या 3 लूंगा और 5 लूंगा, इसका मतलब 8। क्लियर है? जैसे ही मैंने विषम संख्या को मेरे दोस्त 0 लिया, समझो प्लीज समझो, प्रूव कर रहा हूं। जैसे ही मैंने विषम संख्या को 0 लिया और 0 में मैं कोई भी दुनिया की विषम संख्या जोड़ दूं, हमारा आंसर हमेशा विषम संख्या ही आएगी, जो कि इस प्रॉपर्टी को फेल कर देगी। इसका मतलब 0 कभी भी विषम संख्या की तरह बिहेव करता ही नहीं है, तो वो कभी भी विषम संख्या हो ही नहीं सकती है। तो आप कह सकते हो इससे कि 0 एक सम संख्या है। दूसरा पॉइंट, माइनस क्या -2 एक सम संख्या? बहुत बच्चों ने कमेंट में पूछा था पिछली वीडियो में, तो मैंने आपको इसमें उठा लिया है प्रश्न। क्या मेरे दोस्त, आपका -2 एक सम संख्या है। ध्यान रखना, आप चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उसके नेगेटिव नंबर भी हमेशा सम और विषम संख्या होती हैं। -5 भी विषम संख्या है, -9 भी विषम संख्या है, -8 एक सम संख्या है। आप इसके लिए निश्चिंत रहिएगा। आइए चलते हैं दूसरे पॉइंट की ओर। बहुत बेहतरीन पॉइंट है। क्या एक सम संख्या है? अगर एक चीज और बता दूं इससे पहले, प्लीज थोड़ा सा आगे आ जाओ। क्या अगर मैं कभी भी सम संख्या में सम संख्या का मल्टीपल कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा? कोई बच्चा बताएगा? यानी 2 का गुणा 4 में कर दें तो क्या आएगा? सम संख्या ही आएगी ना। अगर मैं कभी भी विषम संख्या का सम संख्या में गुणा कर दूं, इसका मतलब ये हुआ 3 और 4 का गुणा कर दे तो कितना आ जाएगा? 12। तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? सम संख्या की फॉर्म में आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं विषम संख्या का गुणा विषम संख्या में कर दूं तो क्या आ जाएगा? 3 का गुणा 7 में कर दो 21, तो आपकी विषम संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मल्टीपल, सम विषम संख्याओं का मल्टीपल का रिजल्ट क्या रहता है, सम विषम संख्याओं का प्लस और माइनस का रिजल्ट क्या रहता है, ये सामने लिखा है। तुरंत कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ते हैं बेटा जी, दूसरा पॉइंट को क्लियर करता हूं। क्या एक सम संख्या है? बेटा जी पहला प्रश्न गलत है। एक कभी भी सम संख्या नहीं हो सकती है बेटा जी। एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है, बस ध्यान रखना, एक सबसे छोटी विषम संख्या होती है, ना कि सम। एक सम संख्या नहीं है। क्या एक परमेय संख्या है? जी हां, एक को 1/0 लिखा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक को हमेशा लिखोगे आप 1/1 और P/Q की फॉर्म क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। पढ़ा चुका हूं, इसका मतलब यस एक परमेय संख्या है।
क्या एक अभाज्य संख्या है बेटा? क्या एटलीस्ट 2 फैक्टर है 1 के? नहीं, ओनली 1 फैक्टर 1 का एक ही तो फैक्टर है, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। क्या एक भाज्य संख्या है? एटलीस्ट 3 फैक्टर, एटलीस्ट 3 फैक्टर। तो मेरे दोस्त इसके 3 तो छोड़ो, एक ही फैक्टर है, इसका मतलब ये भाज्य संख्या भी नहीं है। तो आप नोट लिख लो, एक ना तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिटिव नंबर, ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। अब चलते हैं बेटा अगले पॉइंटों की ओर। क्या? पहला ये भी आप नोट कर लेना, किसी भी संख्या में 1 का गुणा करोगे तो हमेशा वह संख्या सेमेटिस रहती है, यानी 23 में 1 का गुणा 23 किसी भी संख्या में कर दो वही रहती है। आइए मेरे दोस्त कुछ चुनिंदा बातों को और समझते हैं हम लोग। सबसे बड़ा प्रश्न इसको उठा लेते हैं, पहले चौथे प्रश्न को। क्या माइनस अंडर रूट ऑफ 7 क्या वास्तविक संख्या है? आपको जी हां, दुनिया की हर एक संख्या वास्तविक संख्या है, काल्पनिक संख्या को छोड़ के। पहली वीडियो देखी होगी आपने, पहला लेक्चर देखा होगा, तो पक्का आप सही बताते, लेकिन इसका सही जवाब है यस, ये वास्तविक संख्या है। अब ये मत कहना अगर यही होता अंडर रूट ऑफ -7 तो ये आपका इमेजिनरी नंबर हो जाता। कैसा नंबर हो जाता? इमेजिनरी। मैंने कहा था अंडर रूट के अंदर माइनस संख्या हो तो काल्पनिक संख्या है, ये तो बाहर है ना बेटा जी, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये संख्या कैसी होगी? वास्तविक होगी। आखिरी सवाल बचा है, उसकी चर्चा करते हैं अब। क्या? चौथा सवाल, इसको रफ करता हूं, कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा और बचा है, आप देखते रहिए। तब तक वीडियो को आप शेयर करो, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सीखें, पूरी शिद्दत के साथ पढ़िएगा। मैं बहुत बेहतरीन अंदाज में पढ़ा रहा हूं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं, एक एक पॉइंट क्लियर कर रहा हूं कि अब आपका ये नंबर टॉपिक खत्म हो जाएगा, अब आपका नेक्स्ट कोई टॉपिक आएगा। इट इज क्लियर? आइए चलते हैं बेटा, अगला पॉइंट उठाते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट नहीं है, तीसरा पॉइंट है। उसने ये कहा 1,0,1/0,0/0। किसी बच्चे ने क्या कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया है? देखता हूं किस किस बच्चे ने सही जवाब दिया है। क्या ये सभी प्राइम नंबर हैं? जल्दी से बताएं, जल्दी से जल्दी से बताओ मेरे दोस्तों, जल्दी से फटाफट। क्या ये सभी परमेय संख्याएं हैं? अब परमेय संख्याओं को चेक करते हैं। देखो परमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है मेरे दोस्तों? P अपॉन Q की फॉर्म हो, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यही तो बताया था। P, Q आर बिलोंग्स टू इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं मेरे दोस्तों। अब मैं समझाता हूं आपको। 1 आपको सबसे पहले उठाता हूं 1, इसको लिखा जा सकता है 1/1, तो P अपॉन Q की फॉर्म। यस, 1 एक परमेय संख्या है। क्या 0 एक परमेय संख्या है? बिल्कुल, 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनके अपॉन में 1 लिखा जा सकता है। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही बन गया, 0/1 ये भी एक परमेय संख्या होती है। सॉक्ड हो गए हो? 0 एक परमेय संख्या है, डोंट वरी। 0/1 लिखा जा सकता है, तो P 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी Q 0 नहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, यह भी एक परमेय संख्या होती है। 0 आर रेशनल नंबर, 0 इज रेशनल नंबर, 0 एक परमेय संख्या होती है मेरे दोस्तों। अब चलते हैं, तीसरा पॉइंट उठाता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है? क्या 1/0 एक परमेय संख्या है? बेटा जी Q इज इक्वल टू 0 हो गया, जो कि कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो बेटा जी ये परमेय संख्या नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ गया? नो, ये सभी परमेय संख्या नहीं है। एक परमेय संख्या है, 0 परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या नहीं है। क्या 0/0 कभी परमेय संख्या हो सकती है? नेवर, कभी नहीं हो सकती है। बेटा जी ध्यान रखना, 0/0 फॉर्म। इसका आंसर क्या होता है? कोई बच्चा बताए?
फटाफट मैं वेट कर रहा हूं, फटाफट। 0.0 का आंसर क्या होता है? कोई बच्चा बताए, एक भी स्टूडेंट। इसका मान होता है मेरे प्यारे बच्चों अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित मान। ना ही बेटा जी इसका मान इंफिनिटी होता है, ना ही इसका मान 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना इसका मान अनडिटरमाइन होता है, यानी कि अनिश्चित मान होता है। अब बेटा जी 0/0 से समझ आ रही है कुछ चीजें, देखना ध्यान से। मैं कुछ 4 पॉइंट और बताता हूं आपको, बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, ये कर लिया होगा उम्मीद करता हूं। तो बेटा जी आप समझ लो, ये सभी परमेय संख्या नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें 2 परमेय संख्या है, 1,0 परमेय संख्या है, बाकी की परमेय संख्या नहीं है। अब देखो मेरे दोस्तों ध्यान से, क्या आखिरी पॉइंट फटाफट, 5वां सवाल। 5वें सवाल को देखते हैं कितने स्टूडेंट बताते हैं। सवाल आपके सामने लिखा है, क्या सवाल है? ये सवाल है मेरे दोस्तों, क्या पाई, 3.14, 22/7, क्या 22/7, क्या सभी की सभी परमेय संख्या है? कोई बच्चा बताए क्या सभी की सभी परमेय संख्या है? कमेंट में लिखो, चैट में लिखो, यस या नो, यस या नो, यस या नो लिखो मेरे दोस्तों। तो काफी बच्चों का जवाब, इसका मैं आपको हकीकत में आंसर अभी बता रहा हूं। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पाई आपका इर्रेशनल नंबर है, अपरमेय संख्या होती है। आपको पिछली क्लासों में बता रखा है, आपको 22/7 को भी बताया था मैंने। यह एक आपकी परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय रेशनल नंबर है। 3.14 भी आपकी कैसी संख्या है? परमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। कहने का मतलब ये 2 संख्याएं आपकी रेशनल हैं। कैसी है? रेशनल। ये आपकी इर्रेशनल है, इर्रेशनल नंबर है मेरे दोस्तों। तो कहने का मतलब इसका आंसर, जिन बच्चों ने नो लिखा है वेरी गुड, जिन बच्चों का आंसर नो है वो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत कुछ सीख गए हो आप। अब मैं एक आखिरी पॉइंट का जिक्र कर लेता हूं चलते चलते। क्या है वो पॉइंट? ये है, 4 बातें हमेशा याद रखना। अगर आपको गणित अपना अच्छा करना है तो 4 इंपॉर्टेंट बातों को करना ना भूलें। पहली बात क्या है, बहुत ध्यान से और शिद्दत से समझें। क्या है पहली बात बेटा जी? इसको मोस्टली बच्चे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलें। क्वेश्चन नंबर पहला, यानी बेसिक पॉइंट है, क्या कभी भी कोई भी दुनिया की संख्या होगी, उसकी घात 0 चढ़ा दें तो उसका आंसर क्या होगा? दूसरा प्रश्न ये बनता है बेटा जी, क्या कभी भी कोई भी संख्या हो, उस संख्या को 0 से भाग कर दें, आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। तीसरा पॉइंट है बेटा, 0/0 को किसी भी संख्या से भाग दे, आंसर क्या होगा? जल्दी बोलो। चौथा पॉइंट ये है बेटा जी, क्या कि कभी भी 0/0 लिखा हो तो आंसर क्या आएगा? एक प्रश्न तो आपका आउट कर चुका हूं बेटा जी। जिन बच्चों ने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कुछ ना कुछ कोशिश की है। मैं आपको अवगत करा दूं, संख्या की घात 0 का मतलब होता है 0। हाँ कि ना? संख्या की घात 0 लिख दें, संख्या की घात 0 हो तो इसका आंसर क्या 0 होता है? अरे जल्दी बोलो हाँ कि ना मेरे दोस्त। ना, इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं कभी भी कोई भी संख्या लिख दें तो उसका मान हमेशा क्या होता है? 1 होता है। हाँ कि ना? कैसे बेटा जी? इकाई कहते हो आप, इकाई, और इकाई का मतलब होता है 10 की घात 0। क्या होता है? 10 की घात 0। और इकाई का मतलब क्या होता है? 1। अच्छे से समझ आएगा कब? जब आपको इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम समझाऊंगा तो मैं आपको इस चीज से बहुत ज्यादा रूबरू करा दूंगा। अब चलते हैं मेरे दोस्त दूसरे पॉइंट की ओर। काफी बच्चों का गलत जवाब है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब बेटा जी चलते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है, ये पूछा गया है यूपी टेट के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया। 27 की घात 0 क्या आंसर होगा? तो मोस्टली बच्चे 0 27 करके आ जाते हैं, जबकि इसका आंसर क्या है? 1 इज राइट आंसर।
दूसरे पॉइंट पर जिक्र करता हूं, संख्या बट्टे जीरो क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा संख्या बट्टे जीरो, दैट मींस 1/0 क्या होता है? 1/0 का मान क्या होता है? तो सॉरी, हाँ 1/0 क्या होता है? कोई बच्चा बताए, किसी संख्या में जीरो का भाग दोगे तो उसका आंसर क्या होता है? कोई बच्चा बताएगा? काफी बच्चे बताएंगे इनफाइनाइट होता है। क्या इनफाइनाइट सही है? जल्दी बोलो, बिल्कुल सही है कि गलत है? बोलो, इनफाइनाइट सही है कि गलत है? जल्दी से बोलो, इसका आंसर क्या आ जाएगा? किसी भी संख्या में आप जब जीरो से भाग देते हो तो इसका आंसर आ जाता है इनफाइनाइट, और जीरो भी किसी भी संख्या का भाग देते हो तो उसका आंसर हमेशा क्या बचता है? जीरो। और जीरो बट्टे जीरो की फॉर्म हमेशा क्या होता है? अनिश्चित मान होता है। आपको इन चीजों से रूबरू करा दिया। मैं आपको वादा और दावा दोनों करता हूं, आपका ये नंबर का अध्याय मैंने 3 पार्टों में कंप्लीट कर लिया है। इससे ज्यादा हटके कुछ आज दिन तक सवाल एक भी नहीं पूछा गया है, ना पूछा जाएगा। अगर पूछा जाएगा तो मैं आपको फिर बताऊंगा, कोई चीज नई आएगी खोज करके। आज तक मैंने 3 पार्ट आपके नंबर सिस्टम में नंबर चैप्टर के कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको जरा भी समझ आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ प्लीज शेयर कर दो। और सभी लोग, जितने लोगों ने हमारे साथ लगातार वीडियो को देखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहें, हमारे साथ जुड़ते रहें। मैं हर रोज़ आपके सामने लाइव आ रहा हूं और आप मेरे साथ पढ़ते रहिएगा। और मैं आपको डेफिनेटली इतना सिखा दूंगा कि आप कहोगे अरे जॉब तो बहुत आसान है और गणित इतना आसान है, पता ही नहीं था। और हकीकत यही है कि गणित बहुत आसान होता है, बस एक समझाने का प्रोसीजर होना चाहिए, एक समाज समझाने का बहुत अच्छा रास्ता चुनना चाहिए अध्यापक को, तो गणित आसान हो जाएगा। मेरे दोस्तों, आज के अंक में इतना ही है। मैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलूँगा आपको। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए। जिन बच्चों ने जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और क्लिक करें और देखें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद मेरे दोस्तों। फिर मिलता हूँ, बाय बाय।